है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आप सभी लोग अच्छे होंगे और क्योंकि देखिए बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो आप बारिश का भी क्या ले रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। अब गर्मी आपको नहीं सता रही होगी। तो बात करते हैं हमारी क्लास की। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? धातु और अधातु। और इस धातु और अधातु में आप लोग दोनों के सामान्य गुणधर्मों के बारे में क्या कर चुके थे? चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात रासायनिक गुणधर्म। किसके पढ़ने हैं? मुख्यतः धातुओं के बारे में क्या करना है आपको? अध्ययन करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, पहला गुण है, टॉपिक क्या है? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। और पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है धातुओं की अभिक्रिया। धातुओं की क्या पढ़नी है आपको? अभिक्रिया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब क्या कहा जाए, जब ये कहा जाए कि क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? दहन। तो उस दहन का सीधा सा मतलब क्या होता है? हम उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। तो यदि बुक के अनुसार चले तो बुक में दिया हुआ कि धातुओं का दहन। क्या दिया हुआ है अभिक्रिया का नाम? धातुओं का दहन। ये पहला क्या है आपका? रासायनिक गुणधर्म है। क्या है? रासायनिक गुणधर्म है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं और आप इसे क्या कह सकते हैं कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया। कैसे भी कह लीजिए, बात क्या है? एक ही है। तो देखना, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था क्या? आपको मैंने मैग्नीशियम का क्या दिया था? रिबन या फीता लिया था हम लोगों ने पहले चैप्टर में। और जब उसे जलाया गया तो जलाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ था? Mg का क्या लिया था अपन ने? फीता। और जब इसको जलाया तो क्या प्राप्त हुआ? आपको मैग्नीशियम धातु का क्या प्राप्त हुआ बबुआ? आपको प्राप्त हुआ ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ? ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम है क्या? धातु। क्या है? धातु। तो मेरे बबुओं, मेरे बाबुओं, Mg क्या है? धातु है। क्या है? धातु। और ये क्या है? धातु का ऑक्साइड। क्या कर रहे हैं आप? इसको जला रहे हैं। ऐसे क्या करवा रहे हैं? दहन करवा रहे हैं। तो आपने यहां पाया, मैं एक पुरानी बात बता रहा हूं जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। ये उदाहरण आप पढ़ चुके हैं। Mg क्या है? धातु। क्या करवा रहे हैं आप? इसका दहन। और दहन करवाने पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको? ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। यानी कि आप एक बात जान गए क्या कि जब धातुओं का दहन करवाया जाता है तो दहन करवाने पर क्या प्राप्त होता है? धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो यदि धातु का क्या करवाया जाए? दहन। दहन का तात्पर्य क्या है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, इसका दहन करवाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, धातुएं ऑक्सीजन यानी धातुएं जो होती है जब उनको दहन करवाया जाता है तो वह धातु ऑक्साइड का क्या करती है बच्चों? निर्माण कर लेती हैं। अब हम बात करते हैं आगे क्या होगा। देखिएगा, मैं जो उदाहरण की बात करूं तो आपने वही उदाहरण जो पुराने पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था कि कॉपर। क्या पढ़ा था आपने? कि कॉपर जो होता है वह जब उसका क्या करवाया जाता है? दहन करवाया जाता है। जब कॉपर चूर्ण का क्या करवाया जाता है? दहन करवाया जाता है। कॉपर उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं, उदाहरण है ये। क्या है कि जब कॉपर चूर्ण का क्या करवाया जाता है? दहन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? दहन। दहन करवाने पर, कॉपर चूर्ण का दहन करवाने पर क्या चढ़ जाती है इसके ऊपर? कॉपर सेकंड ऑक्साइड। कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। आप यह सब चीज पढ़ चुके हैं। कहां पर? पहले चैप्टर में। ये दोनों ही उदाहरण आपने पढ़े थे। अभी मैंने आपको जो Mg वाले उदाहरण से समझाया वो भी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है और यह भी आपने पढ़ा था उपचयन और अपचयन वाली अभिक्रिया में कि जब कॉपर चूर्ण को क्या करवाया जाता है? दहन या उसको गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर CuO यानी कॉपर सेकंड ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? काले रंग की परत चढ़ जाती है। किसकी?
कॉपर सेकंड ऑक्साइड की। तो ये क्या है, कॉपर सेकंड क्या है, ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, आपसे पूछे कि धातुओं का दहन करवाने पर क्या होता है, तो दोबारा सुन लीजिएगा कि जब धातुओं का क्या करवाया जाता है, दहन, आप यहां दहन भी लिख सकते हैं। जब धातुओं का करवाया जाता है, दहन करवाया जाता है, तो धातुओं के क्या प्राप्त होते हैं, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यदि उदाहरण की बात की जाए तो जब कॉपर चूर्ण का क्या करवाया जाता है, दहन करवाया जाता है, तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड की क्या छड़ जाती है, इसके ऊपर की काले रंग की परत छड़ जाती है। उदाहरण मैंने आपके सामने लिख दिया है, Cu प्लस क्या O2 क्या बन जाएगा, CuO, मतलब कॉपर सेकंड ऑक्साइड की हमें क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। अब आप ये पढ़ चुके हैं क्या कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या पढ़ा था आपने कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, इन धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति पढ़ी है आपने बच्चों, कौन सी, क्षारकीय। कौन सी पढ़ी है, क्षारकीय। अम्ल क्षार वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय या क्षारकीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। आपने पहला गुणधर्म क्या पढ़ा, धातुओं का दहन, और ये अब यही समाप्त हो चुका है। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड। याद रखिएगा, इस चैप्टर में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहां समाप्त हो चुका है और कहां से नई चीज प्रारंभ हो गई है। क्योंकि ऐसा ही एक चीज में दूसरी चीज क्या हुई है, उससे कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, जिससे आपको क्या आ सकती है, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो याद रखना, आपने जो दहन की अभिक्रिया पढ़ी वो यहां क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। अब हम धातु ऑक्साइड के बारे में क्या कर रहे हैं, कुछ अध्ययन कर रहे हैं। तो सुनना, क्या अध्ययन कर रहे हैं, आपने क्या पढ़ा है बच्चों, आप ये पढ़ चुके हैं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। कैसी होती है, क्षारकीय। अब आप जानते हैं प्रकृति कैसी है, क्षारकीय है। तो मैंने आपको बताया था किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से। किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से। तो धातु ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण और क्या देते हैं, जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। आप यह सामान्यतः पढ़ चुके हैं कि धातु का ऑक्साइड क्या बना रहा है, कि प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय। और जब प्रकृति क्षारकीय है तो किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से, और अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। देखिएगा, इसे एक बार अपने इरेज करते हैं दोबारा। अब आपने पढ़ लिया कि धातुओं के ऑक्साइड अम्ल से क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया, और क्या बना रहे हैं, लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। परंतु क्या होता है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं, कुछ धातुओं में यदि बात करूं मेनली तो एल्यूमिनियम और कौन, जिंक। किसकी बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और जिंक। ये धातुएं ऐसी धातुएं हैं जिनके जो ऑक्साइड होते हैं, इन दोनों के क्या होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं वह क्या करते हैं, वह अम्ल और क्षारक, वह अम्ल और क्षारक दोनों से ही क्या करते हैं बच्चों, अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण वे क्या देते हैं, जल देते हैं। क्या देते हैं, लवण व जल देते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, देखिएगा आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा कि धातुएं को जब क्या करवाया जाता है, दहन करवाया जाता है, उनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। फिर आपने उसका पढ़ा था क्या, उदाहरण क्या, कि जब कॉपर चूर्ण को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। वहां तक आपने पढ़ा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम यह पढ़ चुके हैं क्या, कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह सामान्यतः कैसी प्रकृति रखते हैं, क्षारकीय प्रकृति रखते हैं। कौन, धातुओं के ऑक्साइड। जब ये क्षारकीय प्रकृति रखते हैं तो सिंपल सी कहानी क्या हो गई कि यह किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा, और अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देगा, लवण देगा, और क्या देगा, जल देगा। कौन, धातु का ऑक्साइड। लेकिन मैंने कहा था ना, हर जगह क्या मिलते हैं, अपवाद मिलते हैं। जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो सभी बच्चे तो पढ़ने वाले हो नहीं सकते, या सभी बच्चे तो अच्छे हो नहीं सकते कि वो केवल टीचर की बात को अच्छे से सुने। कुछ क्या होते हैं, ऊधम मचाने वाले भी होते हैं।
ऐसे ही ये दो धातुएं भैया जो हैं एल्यूमिनियम और जिंक, ये क्या कहती हैं कि भैया हम तो तेरी ना मान रहे, हम तो तेरी ना मान रहे, का ना मान रहे कि हम केवल अम्लते अभिक्रिया ना करें, हम तो कौन से करेंगे, हम क्षारकते भी क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करके क्या देंगे, लवण और क्या देंगे, जल। तो इन दोनों धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्ल के साथ साथ क्षारक से भी क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके क्या देते हैं, लवण देते हैं, और क्या देते हैं, जल देते हैं। क्या देते थे, लवण दे में और कादे में जल। अपनी भाषा में याद रखिए, अपनी भाषा देसी भाषा में याद रखिए, कादे में भैया लवण दे में और कादे में जल दे में, कौन, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड। और याद रखिएगा ऐसे ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से ही क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण और जल दे दें। क्या दे दें, लवण और जल। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या दे दें, लवण और जल दे दें। ऐसे ही ऑक्साइडों को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहें। क्या कहें भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन थे, ऐसे धातु ऑक्साइड थे जो अम्ल ते क्रिया करे और कौन से कर ले, क्षार ते वो अभिक्रिया कर ले, और क्रिया करके क्या देते, लवण और जल। तो ऐसे धातु ऑक्साइड का कहमे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहमे। का कहमे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहमे है। अब उदाहरण की यदि बात करें तो कैसे कर रहा है, मैं एक धातु का आपको उदाहरण बता देता हूं। अम्ल से भी क्रिया करेगा और किससे करेगा, क्षार से। आप उदाहरणों की यदि बात करूं तो देखो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम का क्या हो गया, ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वह किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण बना लेगा, और क्या बना लेगा, जल का क्या करेगा, निर्माण करेगा। कौन, आपका यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो बच्चों यह क्या हो गई है, आपकी समीकरण भी क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। देखिएगा दो एल्यूमिनियम है, यहां भी क्या है, दो एल्यूमिनियम। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि यह समीकरण भी क्या हो गई है, संतुलित। केवल समीकरण याद रखें, उसे संतुलित करके ना रटें। ये नहीं पूरी समीकरण रख आपने क्या कर रखी है, रट रखी है कि 6 2 3, ऐसे आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। समीकरण याद रखें बस, और संतुलित करना आप जानते हैं, फिर आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। क्या पढ़ा आपने, उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ा। क्या परिभाषा होती है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों से ही क्या करते हैं, अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण यदि आपसे पूछ ले कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये क्या हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। अब अपन समझ रहे हैं, एक अपन रिएक्शन देख रहे हैं कि किस प्रकार से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वह अम्ल और क्षारक दोनों से ही क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है। तो एक तो आपने पढ़ लिया, ये धातु का ऑक्साइड हो गया एल्यूमिनियम का, ये क्या हो गया, लवण। इसे क्या कर रहा है, क्रिया, और क्रिया कर क्या दे रहा है आपको, लवण और जल दे रहा है। ऐसे ही यदि हम क्षारक के साथ भी क्या देखें, इसकी अभिक्रिया देखें, तो क्या कर रहा है, ये NaOH क्या ले लिया, क्षार ले लिया, क्या बनाएगा, लवण NaAlO2 प्लस क्या देगा ये बच्चों, जल देगा। क्या देगा, जल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, एल्यूमिनेट कह लीजिए, एल्यूमिनेट कह लीजिए। तो ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है, यानी कि क्या एक लवण है और क्या है, जल। तो आपने ये पाया कि देख लीजिएगा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया कर रहे हैं, और किससे भी क्रिया कर रहे हैं, क्षार से भी क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। और अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं आपको, लवण, और किसका निर्माण कर रहे हैं, वो जल का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इन ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है।
अब यहां तक आपका क्या हो चुका है, पहला गुण जो आपने पढ़ा था धातुओं का दहन, वह क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, आगे, धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ। इससे पहले कि हम धातुओं की अभिक्रिया पढ़ें किसके साथ, जल के साथ, एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत बार पूछ लिया जाता है, एक नंबर में भी वहां से सवाल आ जाता है या आपसे पूरा भी पूछा जा सकता है, वो समझिएगा क्या है। अब यदि आपने ढंग से क्लासेस पढ़ी हैं, यदि आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं पहली ही कक्षा से, जब से अपन ने 10वीं क्लास का ये कोर्स स्टार्ट किया, जब से यदि आप जुड़े हुए हैं पहले चैप्टर से, तो यह शब्द सुनते ही आपके दिमाग में पुरानी चीजों ने क्लिक किया होगा। देखिएगा कहां पढ़ा, याद आ रहा है क्या, देखना, याद करने का प्रयास करते हैं। आपने क्या पढ़ा था, संचारण पढ़ा था, चैप्टर नंबर कहां पर, 1 में। और जब संचारण की प्रक्रिया आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, तो वहां पर मैंने आपको संचारण से बचाव के क्या बताए थे, उपाय बताए थे। और उन बचाव के उपायों में क्या बताया था, एनोडीकरण भी बताया था। क्या बताया था, एनोडीकरण। तो एनोडीकरण जो है वह सामान्यतः संचारण से बचाव के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये तो रही बात कब की, आपने जो पुराना चैप्टर पढ़ा उसकी। लेकिन परिभाषा क्या है एनोडीकरण की, उसकी बात करें तो समझिएगा क्या परिभाषा होती है। एनोड के ऊपर, किसके ऊपर बच्चों, एनोडीकरण का सिंपल सा मतलब क्या है, एनोड का मतलब ए से क्या हो गया, एनोड, और ए से क्या बन गया, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के ऊपर, किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी धातु ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी धातु ऑक्साइड कह लीजिए, डायरेक्ट ऑक्साइड कह लीजिए, मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, एनोडीकरण। तो ये आपकी क्या है परिभाषा, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एनोडीकरण क्या है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाने की जो क्या है प्रक्रिया है, मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। अब ये तो हो गई आपकी परिभाषा। चलिए अब सवाल क्या है कि आखिरकार पहली बात तो ये कि किस प्रकार से चढ़ाई जाएगी, क्या, एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत। देखना उससे पहले अपन एक सिंपल सी कहानी समझते हैं। देखो होता क्या है कि आपकी जो ये एल्यूमिनियम धातु है, क्या है, एल्यूमिनियम, चाहे तो एल्यूमिनियम से बने हुए कोई वस्तुएं हैं या धातु की बात कर ले सिंपल सी, तो एल्यूमिनियम जो है वह क्या करती है कि जैसे ही वायु के क्या आती है, संपर्क में आती है, तो यह ऑक्सीजन से क्या करती है, क्रिया, और क्रिया करके, किससे क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके। सुनते जाना, मैं लिखूंगा शॉर्ट में ही, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया, और अभिक्रिया करने पर होता क्या है कि इसके ऊपर एक पतली क्या चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, ऑक्साइड की पतली ऑक्साइड की परत चढ़ जाती, इसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर। क्या कह रहे हैं अपन कि एल्यूमिनियम जो होता है वह सामान तो होता क्या, मैं सामान चर्चा बता रहा हूं किस प्रकार से चढ़ रही है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के जब संपर्क में आया तो इसके ऊपर पतली ऑक्साइड क्या चढ़ गई, एक परत चढ़ गई। अब यह परत कर क्या रही है बच्चों, यह परत कर रही है क्या, इसे संचारण से बचाने का कार्य। तो यह पतली परत क्या करती है, इसे सामान्यतः संचारण से बचाने का कार्य करती है। अब यदि इस पतली परत को और अधिक मोटा कर दिया जाए, क्या कर दी जाए, और अधिक मोटा कर दिया जाए, तो संचारण से जो बचाव है वह क्या होगा, और अधिक होगा, या फिर इसे संचारण से बचाने में और अत्यधिक क्या हो जाएगी, सहायता मिल जाएगी। दोबारा सुन लीजिएगा, एक तो एनोडीकरण की परिभाषा क्या है कि एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अब हो क्या रहा है वो समझना कि एल्यूमिनियम की वस्तु है, फिर एल्यूमिनियम किसके संपर्क में आया, ऑक्सीजन,
और संपर्क में आते ही इसके ऊपर क्या हो गई, एक पतली ऑक्साइड क्या हो गई, परत चढ़ गई। ये पतली परत कर क्या रही है कि पतली परत इसे संक्षारण से बचाने का कार्य कर रही है। अब यदि इस परत को और मोटा कर दिया जाए, यानी इसके ऊपर एक परत और चढ़ा दी जाए ऑक्साइड की, तो संक्षारण से बचाव में और क्या हो जाती है, अधिक सहायता मिलती है। तो ये तो बात रही सामान्य जानकारी, क्या रही, सामान्य जानकारी। लेकिन अभी भी आपके सामने एक सवाल बना हुआ है कि साहब हम बात तो समझ गए आपकी कि चलिए इस प्रकार से पहले पतली परत चढ़ गई और फिर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक और परत चढ़ा देंगे तो मोटी हो जाएगी परत, जिसे हम संक्षारण से और अधिक बचाव कर सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है किस प्रकार से चढ़ाई जाएगी, किसकी परत, इस एनोडीकरण यानी कि ऑक्साइड की परत किस पर, एल्यूमिनियम के ऊपर, यानी कि एनोडीकरण किस प्रकार किया जाएगा, यह अभी भी हमारे सामने एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सुनिएगा, बात करते हैं इसी के बारे में कि आखिरकार परत कैसे चढ़ाई जाएगी। करना है, एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु लेनी है, क्या लेनी है, एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु लेनी है। तो एल्यूमिनियम की साफ वस्तु को क्या बनाना है, एनोड बनाना है। क्या बनाना है, एनोड। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को क्या बनाना है, एनोड बनाना है। और एनोड बनाकर क्या करके, एनोड बनाकर उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, उसकी अभिक्रिया करवानी है आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्या पढ़ रहे हैं बबन, आपने पढ़ा कि एनोडीकरण की परिभाषा क्या है, नॉर्मल किस प्रकार से मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ रही है। अब हम पढ़ रहे हैं कि आखिरकार एनोडीकरण वास्तव में कैसे किया जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम की कोई साफ वस्तु ले ली, उसे आपने क्या बनाया, एनोड बनाया। क्या बनाया, एनोड। और एनोड बनाकर उसकी अभिक्रिया किससे करवा दी आपने, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा दी। क्या करवा दी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। देखना, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बताइए पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है ना। इसमें एक क्या होता है, एनोड, और एक क्या होता है, कैथोड। तो आप जानते हैं कि जब इसको मैंने पूरा नहीं बनाया है चित्र, इसको सेल या बैटरी से जोड़ा जाएगा और उसमें क्या भर दिया जाएगा, एक लवण का विलयन भरा जाएगा, अम्ल का विलयन भरेंगे, तो दो चीजें जो प्राप्त होती हैं आपको, एक चीज की प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित होगी, और एक की कैसी होगी, धनावेशित। जो धनावेशित होगी वो तो किस पर प्राप्त होगी आपको, कैथोड पर, और ऋणावेशित वाली किस पर प्राप्त होगी आपको, एनोड पर प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ही यहां होगा, जैसे ही आपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करवाई, क्रिया करवाई, और क्रिया करवा के क्या करवाया, इसका विद्युत अपघटन करवाया। क्या करवाया, विद्युत अपघटन करवाया। तो जैसे ही क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होते ही आपको क्या प्राप्त होगा, आपको इस एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, ऑक्सीजन। कौन सी गैस प्राप्त होगी, ऑक्सीजन। और यह ऑक्सीजन गैस किससे क्रिया करेगी, इस एनोड से क्या कर लेगी, क्रिया, और इस एनोड से क्रिया करके क्या चढ़ जाएगी, इसके ऊपर धातु के ऑक्साइड की एक परत का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसका निर्माण हो जाएगा, एक परत का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जो परत क्या करती है, इसे संक्षारण से बचाने का कार्य करती है। दोबारा सुन लीजिए कैसे चढ़ाई गई, कि आपने क्या ले लिया, एल्यूमिनियम की साफ वस्तु ले ली, और साफ वस्तु को क्या बना दिया, एनोड। यानी ये जो एनोड बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम की साफ वस्तु का बना हुआ है। अब एनोड बना दिया और आपने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाकर क्या करवा दिया, इसका विद्युत अपघटन। क्या करवाया, विद्युत अपघटन करवाया। आप जानते थे कि यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया, बैटरी और कुंजी से जोड़ दिया, तो क्या होगा, इसका वैद्युत अपघटन होगा। और जब इसका वैद्युत अपघटन होगा तो सिंपल सी कहानी है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो कहां प्राप्त होगी आपको, एनोड पर। और ये ऑक्सीजन इस एनोड से क्या कर लेगी, अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके क्या चढ़ जाएगी, इसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत का क्या करेगी, निर्माण कर लेगी। इस प्रक्रिया को ही या इस प्रकार से ही क्या किया जाता है, एनोडीकरण किया जाता है। अब मैं आपसे सिंपल सी कहानी कहूं कि आखिरकार इसके उपयोग क्या है, किसके
इस एनोडीकरण के, कि आप जो आपने ऑक्साइड की परत चढ़ाई, आपने जो एनोडीकरण किया, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो देखना दो चीजें हैं, एक तो आप इसका उपयोग कहां कर रहे हैं, संक्षारण से बचाने के लिए, कहां कर रहे हैं, संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं जो पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है और ये उपयोग पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो आप संक्षारण से बचाने में इसका उपयोग करें, दूसरा सुनना, दूसरा सामान्य क्या होता है कि ये जो ऑक्साइड की जो परत है, किसकी परत है बच्चों, ऑक्साइड की जो क्या है परत है, इस ऑक्साइड की परत को क्या करके रंग कर, क्या करके रंग कर क्या बनाई जाती हैं, आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। याद रखिएगा क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनना, कि जो ये ऑक्साइड की परत चढ़ाई गई, इस ऑक्साइड की परत को रंग करके आकर्षक क्या बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये क्या है, इसके उपयोग पहला तो क्या होगा, संक्षारण से बचाने में, और दूसरा इस ऑक्साइड की परत को रंग कर आकर्षक वस्तुएं बनाने में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, पूछ सकता है तो परिभाषा पूछ लेता है, और एक क्या पूछ सकता है आपसे, इसके उपयोग भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने ठीक है, इसी में आगे एक छोटी सी बात और हम पढ़ लेते हैं। आपने दहन पढ़ लिया और आपने एनोडीकरण की क्या पढ़ ली, परिभाषा। आपने पढ़ा था कि धातुओं के क्या प्राप्त हो रहे हैं, आपको ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, सॉरी सामान्यतः क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में अघुलनशील। लेकिन कुछ धातुएं हैं जिन धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और जल में घुल करके क्या बनाते हैं, ये क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनिएगा, कि आप ये पढ़ चुके हैं कि जो धातुएं के ऑक्साइड होते हैं वह सामान्यतः क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में अघुलनशील। परंतु जो धातुओं के ऑक्साइड जल में घुल रहे हैं वह घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, क्षार बनाते हैं। इसलिए ही आप पढ़ चुके हैं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। कैसी होती है, क्षारकीय होती है। अब आप क्या याद रखेंगे, आप एक चीज और याद रखिए, पहले तो हम संतुलित कर लेते हैं समीकरण को। ये संतुलित हो गई है, इसे संतुलित कीजिए, क्या आएगा, यहां कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो चुकी है, दोनों ही समीकरण क्या हो चुकी हैं, संतुलित हो चुकी हैं। अब आपने ये भी पढ़ लिया कि कौन कौन से, आपसे पूछ लिया जाएगी उन दो धातुओं के नाम बताइए जिनके ऑक्साइड जल में क्या होते हैं, घुलनशील। तो कौन सी है वो, सोडियम, और कौन सी होगी आपकी, पोटेशियम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आप याद रखिएगा, इस चैप्टर से मैंने पहले भी कहा था छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्रत्येक छोटे क्वेश्चन पर क्या करना है, फोकस करना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे यहां कह रहा है आपसे क्या, कि इन दोनों धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सॉरी जल में क्या है, घुलनशील, और घुलनशील होकर क्या बना रहे हैं, क्षार बना रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो गया, पुटअप हो गया, बन गया है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनके ऑक्साइड जल में घुलते हैं और जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार। तो कौन सी है वो, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। और एक बात और याद रखिएगा, ये दोनों धातुएं इतनी अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इतनी अत्यधिक क्या होती हैं, क्रियाशील, कि जैसे ये क्या आती हैं, वायु के संपर्क में आती हैं। किसके संपर्क में आती हैं, वायु के संपर्क में आती हैं। वायु के संपर्क में आते ही क्या पकड़ लेती हैं, ये आग पकड़ लेती हैं। क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें कहां रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। कहां रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। मैं आपको समझाऊंगा अभी, अपन इसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से यह दोनों धातुएं जो हैं ये क्या पकड़ रही हैं, वायु के संपर्क में आने पर क्या पकड़ रही हैं, आग पकड़ रही है। फिलहाल आप इतना सा याद रखिएगा कि इनकी क्रियाशीलता,
इन धातुओं की क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है कि यह वायु के संपर्क में आने पर क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह वायु के संपर्क में आने पर क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती है। ठीक है ना। तो बच्चों, जो धातुओं की आपने वायु के साथ अभिक्रिया पढ़ी या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ी, वहां पर आपने ये पाया है कि प्रत्येक धातु की जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की क्षमता, वो क्या है, भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न भिन्न। कुछ धातुओं तो बहुत अत्यधिक क्रियाशीलता दर्शा रही है और कुछ बहुत कम क्रियाशीलता दर्शाती है। ठीक है ना। अब एक अपवाद याद रखिएगा, दो धातुएं हैं, एक कौन सा है आपका Ag और एक कौन सी है आपकी Au, यानी कि सोना और चांदी। ये दो धातुएं ऐसी धातुएं हैं जो अत्यंत उच्च ताप पर भी ना तो इनका क्या नहीं होता, दहन नहीं होता, या ये ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करती हैं, अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन एक और बन गया, यहां पर आपसे पूछ सकता है कि उन दो धातुओं के नाम बताइए या उन धातुओं के नाम बताइए जो वायु से अभिक्रिया नहीं दर्शाती, जो वायु से अभिक्रिया नहीं दर्शाती। तो वो भाई साहब कौन सी हैं, वह हैं सिल्वर और कौन सा, सोना। आपको ये दो धातु ऐसी हैं जो वायु से क्रिया नहीं करती। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, एक बार मैं उसको पुनः रिवाइज करवा देता हूं। आपने आज पढ़ा रासायनिक गुणधर्म किसके, धातुओं के। पहली किसके साथ अभिक्रिया पढ़ी है आपने, दहन पढ़ा है आपने, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ी। और आपने जब उसके साथ अभिक्रिया पढ़ी तो आपने उसमें पढ़ा कि धातुएं ऑक्सीजन से क्या करती हैं, अभिक्रिया, या उनका क्या होता है, दहन। तो दहन होने पर धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा कि धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है, क्षार की है। इसलिए वो अम्ल से क्या करते हैं, अभिक्रिया, और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। परंतु आपने दो धातुएं ऐसी पढ़ी, एक तो कौन सी, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और एक जिंक का ऑक्साइड। ये दोनों धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल से क्या करें, क्रिया, और क्रिया करके सॉरी जल से नहीं, अम्ल और क्षारक दोनों से क्या करते हैं, क्रिया, और क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसलिए आपने इन धातुओं के ऑक्साइडों को क्या नाम दिया था, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या नाम दिया था, उभयधर्मी ऑक्साइड नाम दिया। ठीक है ना। इसके बाद इसी को मैं बात करूं तो देखिएगा, आप पढ़ चुके हैं प्रत्येक धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, अलग अलग होती है। आपने सक्रियता श्रेणी भी पढ़ी है। तो मैं यहां सिंपल सी बात कर रहा हूं कि सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्या है जल में, अघुलनशील। क्या है जल में, अघुलनशील। लेकिन ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड जल में घुलते हैं और घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्षारकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और क्या, ये सोडियम और पोटेशियम ये इतनी अत्यधिक क्रियाशील होती हैं कि वायु से क्रिया करके तुरंत क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और दो धातु Ag और Au यह वायु से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, एनोडीकरण। ठीक है ना। तो यहां तक आपका पहला रासायनिक गुणधर्म क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। दोबारा से एक बार और वीडियो को देख करके आप और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, रासायनिक गुणधर्मों को अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा करता है। यदि आप पूरी में आपको बुक की एक लाइन पढ़ाऊं तो फिर आपको दिमाग में ये भ्रांति बन जाएगी, आप ये कहने लग जाओगे कि सर आप रासायनिक गुणधर्मों को छोड़ ही दें, पढ़ाने से अच्छा तो ये है। इसलिए मैंने आपको जो महत्वपूर्ण लाइनें बताई हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आपके लिए क्या है, काम की भी है। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर हम इन रासायनिक गुणधर्मों को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और तब तक अपना और अपने परिवार का क्या रखें, ध्यान रखें। और देखिएगा गर्मियां क्या हो चुकी हैं, अब समाप्त होने वाली हैं, बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपनी पढ़ाई को भी और तेज गति के साथ क्या करें, चालू रखें। धन्यवाद।